हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन सामर्थ्य आइशन जोड़ीसरी। देखिए, भारत सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लासिकल लैंग्वेजेज। हिंदी में इसको कहते हैं शास्त्रीय भाषाएं। ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, आपको मैं एक इन शॉर्ट बताऊं तो भारत सरकार ने, जो कैबिनेट ऑफ इंडिया होती है, उसने एक निर्णय के तहत भारत के कुछ लैंग्वेजेस को, कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का जो लिस्ट होता है उसमें ऐड कर दिया है। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि शास्त्रीय भाषाओं की क्राइटेरिया क्या होती है, क्या होता है क्लासिकल लैंग्वेज, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसको प्रमोशन कैसे किया जा सकता है, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। हर वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जो हर वो तथ्य जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। आप लोगों का काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी इस चीज़ के रिगार्डिंग रिसर्च होती है वो मैं करके आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोगों का काम है एक एक चीज़ को नोट करिए, नोट्स बनाइए और अपना बेनिफिट जो भी एग्जाम है उसका यूज़ करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपने सुना होगा रिसेंटली न्यूज़ में, तो कुछ 3 अक्टूबर की बात है, जिसमें भारत की जो सरकार, जो कैबिनेट ऑफ इंडिया होती है, उसने अप्रूव कर दिया क्लासिकल लैंग्वेज। किन किन लैंग्वेजेस को मैं सिंपली बताऊं तो मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज और बंगाली लैंग्वेजेस। इन सब लैंग्वेजेस से आप अच्छे खासे वाकिफ होंगे। अगर एक्सेप्ट मैं कहूं पाली और प्राकृत, जो बहुत ही कम लेवल पे बोली जाती है, बहुत ही कम लेवल पे यूज में भी है आज के समय में, पर मराठी, आसामीज और बंगाली लैंग्वेज आप लोग अच्छे खासे वाकिफ होते हैं। तो आखिर इन लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाना, ये क्या अपने आप में क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कहा जाता है कि इस लैंग्वेज को, इन लैंग्वेजेस को जो हम डेजिग्नेट करते हैं, जो क्लासिकल लैंग्वेजेस, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो उस लैंग्वेज की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जो ऐतिहासिक महत्व है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम। और साथ में उसका जो रोल है भारत के रिच कल्चरल और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को बढ़ाने में। आपको ये लाइन जो है ना, भारत, ये आजकल आपको कैबिनेट का जो डिसीजन होता है उसमें काफ़ी जगह दिख जाएगा, ठीक है। तो भारत का नाम, वैसे तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, तो भारत का जो नाम है ना, जो भारत का रिच एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है, जो हमारी अमूल धरोहर है, उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन देते हैं हम, जब हम किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देते हैं। वैसे ही आपको क्लासिकल म्यूजिक दिख जाएंगे, क्लासिकल डांस दिख जाएंगे, कुछ फोक डांसेस दिख जाएंगे। ये सब कहीं ना कहीं भारत संस्कृति को बयां करती है, जो भारत की संस्कृति रही है इतिहासों में, जो हजारों 2000 सालों से रही, उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है जब भी हम ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं। आगे कहता है कि ये लैंग्वेज जो भारत का एंशिएंट नॉलेज सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं प्रिजर्व करता है, ट्रांसमिट करता है। जो हमारी फिलॉसफी है, जो हमारी वैल्यूज है, जो जनरेशंस के समय, जो जनरेशंस में धीरे धीरे चेंज हुआ है, हजारों साल पहले जनरेशनल चेंजेस जो आए, जो आज हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उनमें जो रोल लैंग्वेजेस का है। तो हम जब क्लासिकल लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को बनाते हैं, जो दर्जा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस एंशिएंट इंपॉर्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। देखिए, यूपीएससी के मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं जो आपको बता रहा हूं, आप डायरेक्ट पेपर में लिख सकते हो कि जब भी हम क्लासिकल लैंग्वेज किसी को डेजिग्नेट करते हैं तो उसके इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। आगे कहता है कि इन लैंग्वेज को जब हम क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं, तो जो गवर्नमेंट है वो एक्नॉलेज करती है उनकी डीप रूटेड एंटिक्विटी, वास्ट लिटरली ट्रेडिशंस एंड देयर इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कल्चरल फैब्रिक ऑफ द नेशन। आप इस लाइन को समझ रहे हैं, आप इस लाइन को नोट करिए और आने वाले एग्जाम्स में अपना यूज करिए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर क्राइटेरियाज क्या है, कैसे किस लैंग्वेज को हम क्लासिकल लैंग्वेज बोल सकते हैं। अभी रिसेंटली बिहार सरकार के एक मंत्री हैं, अभी वो बेसिकली बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं, अभी वो लोकसभा में है। उन्होंने रिसेंटली एक मुद्दा उठाया था जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में एक भाषा चलती है, काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है, नॉर्थ बिहार में खास करके मैथिली, उस भाषा को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं आपको, क्लासिकल लैंग्वेज जिसको शास्त्रीय भाषा कहते हैं, वो शेड्यूल्ड 8 में जो हमारी 22 लैंग्वेजेज हैं उनसे अलग है। जो 22 लैंग्वेजेज हैं वो लैंग्वेज है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है एज अ लैंग्वेज, जो काफ़ी ज़्यादा यूज में है ना। जैसे राजस्थानी आपको वहाँ नहीं दिखेगी, पर राजस्थानी एक बहुत बड़ी लेवल की लैंग्वेज है, शेड्यूल्ड 8 में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो वैसे, और जो शेड्यूल्ड 8 में लैंग्वेजेज है 22, वो अलग हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। 2004 में क्राइटेरिया दी गई थी क्लासिकल लैंग्वेजेस के। उन्होंने कहा उस क्राइटेरिया में कि जो अर्ली टेक्स्ट हैं, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है हजारों सालों की, वो होनी चाहिए। जैसे कल को वीडियो में मैंने आपको सामर्थ्य सीरीज के अंदर एक चीज़ बताई थी, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के तहत, कि किसी भी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने की क्या क्या पहलू होते हैं। कब हम कह सकते हैं कि भारत को 193 देशों ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो क्या सोच के रिकॉग्नाइज किया था, क्या उसके क्राइटेरियाज होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में सामर्थ्य सीरीज के अंदर, आप देख लीजिएगा। आगे कहता है कि एक बॉडी होनी चाहिए, बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट विच इज कंसिडर्ड एज अ वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरा, लिटरेरी ट्रेडिशन मस्ट बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी, किसी दूसरे स्पीच कम्युनिटी से वो क्या
बोरो नहीं होनी चाहिए, मतलब वो कहीं से उधार नहीं ली गई हो, कहीं से कॉपी नहीं किया हो, मैं सिंपली कहूं तो। इसकी हिंदी वर्जन को समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रारंभिक ग्रंथों 1000 वर्षों से अधिक के इतिहास की उच्च प्राचीनता होनी चाहिए। प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक संग्रह जिसकी वक्ताओं की पीढ़ी द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। और साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए, किसी भी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई होनी चाहिए। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं तो 2004 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए थे क्लासिकल लैंग्वेज को लेकर के, कि अगर हम किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में डेजिग्नेट करना चाहते हैं तो इन सब मुद्दों को हम देखेंगे। एक बात याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लासिकल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज बेसिकली 2004 में जाकर के किया था। ये आइडिया 2004 में आया था, मतलब आज़ादी के लगभग 54-55 सालों के बाद जाकर के हमें लगा कि हमारे लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, तो हमने क्लासिकल लैंग्वेज का एक दर्जा, एक बेसिकली एक तरीके का लिस्ट बनाया जिसके अंदर हम कुछ लैंग्वेजेस को ऐड करेंगे। तो जो सबसे पहली लैंग्वेज थी ऐड होने वाली वो तमिल लैंग्वेज थी। 12 अक्टूबर 2004, इस डेट को मत भूलिएगा। और तमिल पहली क्लासिकल लैंग्वेज थी हमारे देश की। 12 अक्टूबर 2004 को हमने ये आइडिया इख्तियार किया था। उसके बाद क्या हुआ कि हमने भारत देश के अंदर एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी बनाई, LEC, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। मैं सिंपली कहूं तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक साहित्य अकादमी करके आती है। आपने सुना होगा साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड अभी जो रिसेंटली रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। तो साहित्य अकादमी आपने नाम अच्छा खासा सुना होगा, 1950s का बना हुआ संस्थान है, तो वो उसके अंदर आती है। तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर साहित्य अकादमी आई है, उसके अंदर LEC आती है, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी। उसने कुछ और प्रपोज किया क्राइटेरिया, कुछ और लैंग्वेजेज उनके सामने प्रपोजल में आए, जैसे संस्कृत आया, मराठी आया, तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया को चेंज किया। तो 2005 में कुछ क्राइटेरिया चेंज किए गए ताकि संस्कृत को उसमें ऐड किया जाना चाहिए, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो जो 1000 ऑफ ईयर्स बहुत ही वेग टर्म लगता था ना, उसको इन्होंने कह दिया 1500-2000 साल पुराना होना चाहिए। अब हमें क्लियर हो गया कि हम कितने साल पुराने लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। उसके अलावा एक चीज और ऐड करी इन्होंने, जो चौथा पॉइंट है, बाकी दोनों चीजें सेम थी। जो क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर है बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, आज से वो अलग अगर होता है, एंड देयर में ऑल्सो बी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अ क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म्स और इट्स ऑफशूट्स। में भी कुछ पहले कुछ और बोला जाता था, पर उसका हल्का सा चेंज्ड वर्जन आज हम बोल रहे हैं। मे भी बहुत टफ होता था पहले की संस्कृत और आज की संस्कृत में थोड़ा अंतर हो सकता है। तो इस डिसकंटिन्यूटी वर्ड को ऐड करके हमने संस्कृत को 2005 में जाकर के भारत के क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में ऐड किया था। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब समझिए डेट, ये सुपर डुपर हिट स्लाइड है। ये स्लाइड अपने आप में पेपर में आने वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के हिसाब से मैं बताऊं तो तमिल को 12 अक्टूबर 2004 को ऐड किया गया था। पहला लैंग्वेज था क्लासिकल लैंग्वेज, क्राइटेरिया मैंने आपको बताए। बाद में संस्कृत को ऐड करने के लिए लैंग्वेज में चेंज किया, मैंने वो भी बताया आपको। तो 25 नवंबर 2005 को हमने ऐड कर लिया जो क्लासिकल लैंग्वेज। इंटरेस्टिंग चीज समझिएगा, ये दोनों नोटिफिकेशन 2004 और 2005 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाई किया था। मतलब गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद जाकर के दोनों लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। उसके बाद हमने क्या किया कि गृह मंत्रालय का काम नहीं, हमने इसको चेंज करके किसको कर दिया, कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर। तो उसके बाद जितनी भी लैंग्वेजेज ऐड हुई क्लासिकल लैंग्वेज, उसका नोटिफिकेशन कहाँ से आता है क्लासिकल लैंग्वेज का, वो आता है कल्चर मिनिस्ट्री से। आज भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं दिया था उसको। तो तेलुगु को फिर हमने ऐड किया 31 अक्टूबर 2008 में, कन्नड़ा को भी 31 अक्टूबर 2008 में। तो कन्नड़ और तेलुगु दोनों एक साथ ऐड हुए थे। उसके बाद मलयालम लैंग्वेज 8 अगस्त 2013 को ऐड हुआ, और उड़िया 1 मार्च 2014 को। आप सब समझते हैं मलयालम केरला में बोली जाती है मोस्टली, और कन्नड़ कर्नाटका में, तेलुगु आंध्र प्रदेश और आपका क्या नाम है तेलंगाना के अंदर, और तमिलनाडु के अंदर, उड़िया उड़ीसा के अंदर। तो ये डेट्स आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए आप यूपीएससी के स्क्रीनशॉट पे मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, बहुत सारी काम की चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। और ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इन दोनों चीज़ों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। एक बार विजिट जरूर करिए, आपके इंपॉर्टेंस, आपके काम की बहुत सारी चीज़ें इन दोनों चीज़ों पर मिल जाएंगी, दोनों प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। आगे देखते हैं। अब 2024 में फिर से क्राइटेरिया रिवाइज हुआ। इस क्राइटेरिया में क्या हुआ कि साहित्य अकेडमी को, जो मैंने बोला नोडल एजेंसी, ये पॉइंट करेगी। आपसे भी अगर पूछा जाता है कि आखिर नोडल एजेंसी कौन है जो लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करती है, अगर ऑप्शन में साहित्य अकादमी है तो साहित्य अकादमी लगाना आप, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है तो आप, तब भी मैं कहूंगा कि आप साहित्य अकादमी लगाइएगा, क्योंकि साहित्य अकादमी जो है उसका काम है। अगर LEC है तो फिर आप LEC लगाना, लेकिन अगर सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लगा देना। पर एक्चुअली में LEC है, LEC के किसके अंदर काम करता है, साहित्य अकादमी का, और साहित्य अकादमी किसके अंदर आती है, कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इन्होंने कुछ बातें ऐड करी, जो दो पहले से हमारी चीजें चली आ रही थी, उसमें कुछ और बातें इन्होंने ऐड कर दिया कि जो नॉलेज टेक्स्ट, स्पेशली प्रोज टेक्स्ट इन पोएट्री, एपिग्राफिकल एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है। देखो अब
ये जरूरी नहीं है कि हर कोई उसको आज बोल रहा हो। जैसे कि आप बंगाली, चलो ठीक है, आप बंगाल जा रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, आसाम जाओगे तो आसामीज आपको बोलते हुए लोग दिख जाएंगे। पर पाली और प्राकृत दो ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो बहुत कम लोग बोलते हैं। आप, मुझे ऐसा लगता है शायद ही ना के बराबर कुछ लोग होंगे जो बोलते होंगे। इंडिया में तो खैर नहीं बोलते, लेकिन इसकी इंस्क्रिप्शंस बहुत मिल जाएंगे आपको अकबर के अशोक के टाइम्स में, है ना। फिर उसके अलावा प्री मॉडर्न एम्पायर के समय में, और महात्मा बुद्ध ने तो खैर इसका मैं मानता हूँ कि ईजाद ही उन्होंने करी थी। उन्होंने जो सरमन दिए थे, अपना सारा उपदेश वगैरह दिया था, और क्या नाम है, भगवान महावीर ने। तो इन सारी चीज़ों ने जो इन इतिहास के पन्नों में मैं कहूँ तो पाली और प्राकृत का बहुत बड़ा रोल है। अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो उनको ऐड करने के लिए हमने क्या किया, एपिग्राफिकल और इंस्क्रिप्शन वर्ड को ऐड किया। देखिए, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन एपिग्राफी कहलाती है, जो पत्थरों पे, जो दीवालों पे जो होती हैं लिखे हुए जो पेंटिंग्स हैं, जो लिखा हुआ वर्ड्स है, उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। उनके स्टडी को एपिग्राफी बोलते हैं। उसके अलावा क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर कुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स करंट फॉर्म और कुड बी डिसकंटिन्यूअस विद लेटर फॉर्म्स और ऑफशोर्ट्स। जो आज का करंट फॉर्म, देखो मॉडर्न वर्ड था पहले, उसको हटाकर हमने क्या करा, करंट वर्ड। आज के समय जो रिसेंटली चल रहा है मे भी वो अलग हो सकता है। तो इन दोनों क्राइटेरियाज को ऐड किया, मतलब चेंज किया गया। तो आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अक्टूबर 2024 में, तो क्या क्राइटेरियाज हैं उसको एक बार देख लीजिएगा, इस स्क्रीनशॉट को रख लीजिएगा, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है ये चारों क्राइटेरियाज होने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1500-2000 साल पुरानी होनी चाहिए, उसका अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री होना चाहिए, जनरेशन ऑफ स्पीकर्स, अलग अलग जनरेशन में स्पीकर्स ने उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है, नॉलेज टेक्स्ट स्पेशली प्रोज टेक्स्ट इन एडिशन टू पोएट्री, एपिग्राफी एंड डिस्क्रिप्शनल एविडेंसेज। एंड आज से वो अलग हो सकता है, थोड़ा ऑफशूट उसका अलग हो सकता है, उसको हिंदी वर्जन में लिख दिया है। इस लाइन को याद रखिएगा। आज के अगर मॉडर्न टाइम में पूछा जाएगा कि क्राइटेरियाज क्या हैं, तो यही चारों क्राइटेरियाज होंगे आफ्टर 3 चेंजेस, आफ्टर 3 अमेंडमेंट सिंस 2004। ठीक है, चमका। चलिए आगे देखते हैं। अब समझिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। 2020 में भारत के पार्लियामेंट के कानून के द्वारा पास करने के बाद संस्कृत लैंग्वेज को हमने काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन करने के लिए 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनाए। फिर तमिल के लिए भी हमने ऐसे क्लासिकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए हमने यूनिवर्सिटीज़ बनाए हैं। क्लासिकल कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया को प्रमोट करने के लिए जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज इन मैसूरू है ना, वहाँ पे हमने स्थापित किया एक डिपार्टमेंट, या फिर एक मैं कहूँ कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, इन चारों लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी आपको दिख जाएंगे। मोस्टली आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनमें आपको नेशनल अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, फेलोशिप अवार्ड्स, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चेयर्स, फिर रिसर्च पेपर्स, आपको मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, प्रमोशन के लिए दी गई चीज़ें। उसके अलावा प्रमोशनल ग्रांट्स भी हम देते हैं, बजटरी ग्रांट्स भी आप देखोगे तो मैं रिसेंट डेटा अगर आपको दिखाऊं तो 2014-15 में आप देखो तो कुछ इतने लाख रुपए हमने खर्च किए थे। अभी रिसेंटली मैं बताऊं तो कन्नड़ के ऊपर लगभग 154 लाख रुपए, फिर उसी के अलावा कुछ तमिल पे ऐसे करके, तो हमने कुल मिलाकर के इतने पैसे खर्च किए। डेटा आप रख सकते हो कि वी हैव अ बजटरी एलोकेशंस टू प्रमोट आर क्लासिकल लैंग्वेजेज। 1-2 एग्जांपल्स आप दे सकते हो रिसेंटली का कि हमने सारे लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए पैसे भी खर्च किए हैं। सो वी आर एक्चुअली प्रिजर्विंग आवर ओन एंशिएंट रिच इनवैल्यूएबल व्हाट हेरिटेज। चमका, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देखिए पाली के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखो 6th और 7th सेंचुरी तक अगर हम बात करें तो कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज हमारे पास था नहीं पाली नाम का, या पाली के चीज़ों से हम कुछ जानते नहीं थे। लेकिन मौर्यन एम्पायर का बहुत बड़ा रोल है, फिर मैं कहूँ महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा रोल है, महावीर जी का बहुत बड़ा रोल है। तो कुछ बातें ऐसा है, कुछ ऐसे समय थे जब पाली लैंग्वेज जनरेट हुई, पाली लैंग्वेज आई दुनिया के अस्तित्व में। तो कहा जाता है कि जो अर्लीस्ट रेफरेंसेज हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे बुद्ध घोष, उनकी कमेंट्रीज में पाली लैंग्वेज के बारे में बात की गई। तो आप ये लाइन याद रख सकते हो यूपीएससी में। देखो मैं ये चीज़ तो पढ़ा रहा हूँ, ये पीआईबी की डेटा है। सो पीआईबी को यूपीएससी फॉलो करती है, तो यूपीएससी भी अगर जो डेटा पूछेगी वो यही पूछेगी। तो बुद्ध घोष के अर्लीस्ट कमेंट्री में जाकर के अगर हम देखेंगे तो पाली लैंग्वेज का हमको क्या मिलता है, स्रोत मिलता है कि वहाँ से ये चीज़ क्या हुई है, दिखी हैं। उसके अलावा बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे मैक्स बैलेसर एक जर्मन इंडोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि पाली जो है वो पटल और पाडली वर्ड से इंडिकेट होता है। मतलब कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र से रिलेटेड, पाटलिपुत्र वाज द एंशिएंट नेम ऑफ पटना, और बिहार में सिंपली कहूँ तो है ना, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसी चाइल्डर्स का कहना, जिसने पहली इंग्लिश डिक्शनरी, पाली इंग्लिश डिक्शनरी जिसने पहली बार बनाई थी, उनका क्या नाम था, आरसी चाइल्डर्स। उन्होंने ये बोला कि पाली लैंग्वेज कहीं ना कहीं कॉमन पीपल के, मतलब कॉमन पीपल के लिए बिल्कुल उस टाइम आम भाषा थी। जैसे आज के लिए आपकी लैंग्वेज जो भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु जो भी आप बोलते हो कॉमन पीपल के द्वारा, तो उस टाइम में पाली लैंग्वेज थी। आपको आज नहीं मिलेगा, आज बहुत ही रेयर चांसेज अगर कोई पाली बोलता हुआ दिख रहा है तो। उसके अलावा जेम्स एल्बिस ने भी आइडेंटिफाई किया था कि जो लैंग्वेज मगध की हुआ करती थी
वो पाली लैंग्वेज हुआ करती थी। मगधवाज और आज के बिहार को अगर हम बोले, बिहार एरिया को मगध बोलते हैं। आप बिहार में जाओगे तो आपको मगध एक प्रॉपर रीजन मिल जाएगा, एक प्रॉपर डिवीजन मिल जाएगा आपको वहाँ पे, ठीक है। मैं वैसे मगध से ही आता हूँ। उसके अलावा मैं बात करूँ तो प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गौतम बुद्ध के समय पे मिल जाएगा, और इंपीरियर अशोक के टाइम पर भी बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल वर्जन मगध का आपको, मगध के समय में आपको, मगध एरिया में आपको क्या है, वो पाली का मिल जाता है। ये बातें कुछ बताई जा रही हिस्ट्री ऑफ पाली। उसके अलावा आपने पढ़ी होगी कुछ वास्केट्स बोलते हैं भगवान बुद्ध के, उसमें मतलब बुद्धिज्म के, जैसे विनय पिटक, सुत पिटक, उसके अलावा विधम पिटक, उन सब में कहीं ना कहीं आपको पाली लैंग्वेज का मतलब जो है पॉइंट मिल जाएगा, सोर्स ऑफ पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, वो सब मतलब पॉइंट ऑफ सोर्स बेसिकली वो सब चीज़ें कहाँ मिल जाएंगी। जैसे विनय पिटक में क्या दिया हुआ है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे बौद्ध भिक्षुओं को लेकर के, मोनेस्टिक के आप अगर कैसे रहोगे वहाँ पे, है ना, जहाँ पे आप बौद्ध भिक्षु बन के कैसे रहोगे, वो सारे रूल्स आपको विनय पिटक के अंदर मिल जाएंगे। इथिकल कंडक्ट क्या होगा आपका। उसके अलावा जो स्पीचेस हैं, जो डायलॉग्स हैं महात्मा बुद्ध जी के, वो कहाँ पे मिल जाएंगे आपको, सुत पिटक में मिल जाएंगे। उसके अलावा उनके अलावा जो भी टॉपिक्स थे, इथिक्स, साइकोलॉजी, थ्योरी ऑफ नॉलेज, ऑफरिंग अ प्रोफाउंड एनालिसिस ऑफ माइंड एंड रियलिटी, अगर इसके बारे में कुछ महात्मा बुद्ध ने बोला था तो बातें आपको थर्ड वास्केट यानी कि अभिधम पिटक में मिल जाएगा। यूपीएससी कई बार न जाने कितने एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस बने इन तीनों लाइनों के ऊपर जो मैं आपको अभी बोला हूँ। सिंपली वो पूछ देते किस लाइन में क्या बोला गया था, कि कौन से पिटक में बात करी गई थी वास्केट में, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे मोनेस्ट्रीज के अंदर बौद्ध भिक्षुओं के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। उसके अलावा जातक कथाओं के अंदर भी इसके बारे में बात की गई है। अगर मैं बात करूं प्राकृत की, देखिए प्राकृत के बारे में आदि शंकराचार्य जी कहा करते थे कि वचः प्राकृत संस्कृतौ श्रुतिगिरो, प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज ही ट्रू व्हीकल्स इंडियन विजडम का। सिंपल यूपीएससी आपसे पूछेगा कि लाइन किसकी है, आपको याद रखना है। जो आज की राष्ट्रभाषा है हिंदी है, मतलब मैं बताऊं तो राष्ट्रभाषा हिंदी फाइंड्स इट्स डेवलपमेंट इन द जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब इन द ट्रेडिशन ऑफ प्राकृत अपभ्रंश में ही आपको वो चीजें मिल जाएंगी। उसके अलावा प्राकृत आपको रीजनल लिटरेचर्स में भी काफी ज्यादा मिल जाएगा, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब चीजों में। एंशिएंट टाइम्स में आपको बताऊं तो प्री मौर्य एम्पायर के समय में, किंग अशोका के टाइम पे, खारवेल किंगडम के समय में, ये सारी बातें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती थी। प्राकृत लैंग्वेज पहले बहुत ज्यादा यूज में आती थी, ठीक है। प्राकृत सर्व्ड एज द वर्नाकुलर ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। ये कहा जाता है कि एंशिएंट इंडियन सोसाइटी का जो सबसे आम लैंग्वेज हुआ करती थी वो प्राकृत हुआ करती थी। तो प्राकृत अशोकन डिनेस्टी में सिंपली कहूँ तो मौर्यन एम्पायर के समय पे बहुत ज़्यादा यूज़ में थी, सातवाहन के समय पे भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में थी। मौर्य एम्पायर के बाद भी काफ़ी समय तक रहा, उसके बाद धीरे धीरे लॉस्ट हो गया। इनकी इंस्क्रिप्शंस आपको ज़्यादा मिलेंगी, जिसकी वजह से हमने बोला भी अमेंडमेंट किया गया था। उसके अलावा आचार्य भारत मुनि अपने नाट्य शास्त्र जो उनका द्वारा लिखा हुआ उसमें कहते हैं कि प्राकृत एज द लैंग्वेज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस रिच इन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड कल्चर डाइवर्सिटी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा कि प्राकृत के बारे में अपनी इनकी जो बुक थी वैशाली अभिनंदन ग्रंथ, जो होमेज टू वैशाली बोलते हैं, देखिए अपने आप में क्वेश्चन है, उसमें इन्होंने लॉर्ड महावीर का जो बर्थ प्लेस है वैशाली, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसमें भी इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज के बारे में बोला है। तो आप समझ लीजिए कि कितना एंशिएंट लैंग्वेज है ये। खूब आराम से कह सकते हैं कि ये प्री मॉडर्न एम्पायर के समय की मैं बात कर रहा हूँ, तब अशोक एम्पायर के समय की मैं बात कर रहा हूँ, तब से लेकर के पाली और प्राकृत लैंग्वेज को इतने सालों के बाद जाकर के हमने रिकॉग्निशन दिया है, क्योंकि हमारे पास वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे थे ना, फिर हमने अमेंडमेंट करा, ठीक है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं तो पाली प्राकृत ये आपको मिल जाएंगे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस स्टेट्स को अगर हम कहीं ना कहीं टैग कर रहे हैं, अगर हम पाली और प्राकृत की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। आसाम के लिए बात कर रहे हैं, बंगाली में वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, फिर मराठी के लिए महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो ये बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। देखो बंगाली की अगर हम बात करें तो संवाद, कौमुदी, सोम प्रकाश, वंदे मातरम, जो हमारे देश का राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, सब बंगाली लैंग्वेज से ही, मतलब उसी में लिखा गया था इनिशियली, ठीक है ना। उसके अलावा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चटर्जी, जय हिंद नेताजी के द्वारा बोला हुआ वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन सब लोगों ने जो बेसिकली जो जन गण मन है हमारा, इन सब ये सब बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ सब कहीं ना कहीं बंगाली लैंग्वेज से प्रेरित हैं, बंगाली लैंग्वेज में ही बोली गई थी। बंगाल जो था वो सेंटर पॉइंट हुआ करता था भारत की आज़ादी का, पहले तो आज़ादी मूवमेंट का मैं बोलूँ तो बंगाली लैंग्वेज बहुत बहुत बड़े लेवल पर प्रमोटेड थी उस समय। बंगाल वॉज द रिच प्रोविंस ऑफ मॉडर्न इंडिया का मैं बात करूँ, जब आज़ादी की हम बात करते हैं, लड़ाइयों की बात करते हैं, तो मूवमेंट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब लीडर्स ने, इन सब पोएट्स ने, इन सब लीडर्स ने, इन सब राइटर्स ने काफ़ी ज़्यादा बंगाली को बड़े लेवल पर प्रमोट किया। वैसे तो इसकी एंशिएंट हिस्ट्री प्री मॉडर्न उसके पहले की भी मानी जाती है,
ठीक है, कुछ टेक्स्ट हमें बहुत हजारों 2000 साल पुरानी बात बताते हैं कि बंगाली लैंग्वेज बहुत पहले थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी 1913 में दिया गया था, गीतांजलि के लिए आपको पता होगा, वो कहीं ना कहीं बंगाली की वजह से ही दिया गया था। उन्होंने शांति निकेतन का भी स्टैब्लिशमेंट किया था, रिनॉल्ड ओपन आर्ट्स एंड लिटरेचर स्कूल, जो आज भी है। ठीक है, बातें आपको पता होनी चाहिए। मराठी के अगर मैं बारे में बात करूं तो जो पहली लैंग्वेज, जो मराठी की जो पहली नॉन इंस्क्रिप्शन है वो लगभग 2200 साल पहले मिलती है, नाने घाटा इंस्क्रिप्शन, जहां पे जो टर्म है महाराथिनो, ये वर्ड पहली बार यूज करी गई थी नाने घेटा एक्सप्रेशन इंस्क्रिप्शंस में। आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन में आपको बता रहा हूं कि किस इंस्क्रिप्शंस में मराठी के बारे में आपको पता चलता है। तो नाने घाटा इंस्क्रिप्शंस, जिसमें मराठिनों की जो लाइन वर्ड है ये यूज किया गया था। ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में, ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी इंस्क्रिप्शन, जो कहता है कि लैंग्वेज कम से कम हजारों साल पुरानी है। ठीक है ना। उसके अलावा जो अर्लीस्ट नॉन लिटरेरी वर्क है मराठी में वो है गथ सप्तशती, जो लगभग 2000 साल पुराना है, जो ये बताता है कि जो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ अर्ली मराठी पोएट्री के बारे में इस लाइन इनके गाथा सप्तशती के अंदर बात करी गई है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री एट्रीब्यूटेड टू द सातवाहन किंग हल फर्स्ट सेंचुरी सी। तो जो सातवाहन किंग्स थे हल, है ना, गौतमीपुत्र सतकर्णी जिससे बिलोंग किया करते थे, वो गाथा सप्तशती ये सारी बातें मराठी लैंग्वेज के बारे में बताती हैं। इन सब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके अलावा मैं बात करूँ तो कुछ और इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस मराठी का आपको दिख जाएंगे एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, जैसे कि विनय पिटक, दीपांसा, महावंश, इन सब चीज़ों में आपको, फिर कालिदास, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था मराठी लैंग्वेज को। मराठी आज के ज़माने में लगभग पूरी दुनिया में 15वीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब बहुत बड़े लेवल मराठी लैंग्वेज बोली जाती है ग्लोबल लेवल पे भी। अगर आसामीज लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो कथा गुरु चरित जो रिकॉर्डेड इंस्क्रिप्शन है सबसे पहला, उसमें हमको क्या मिलता है आसामीज लैंग्वेज के बारे में बात करना, मतलब आसामीज लैंग्वेज के बारे में पता चलता है। बाद में अहोम्स किंगडम का बहुत बड़ा रोल रहा आसामीज लैंग्वेज को प्रमोट करने में, और आज भी आप देखोगे तो आसामीज लैंग्वेज को बहुत बड़े लेवल पे प्रमोशन किया जाता है। बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसके लेवल पे लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाता है। उसके अलावा मैं बात करूँ एक्सोमिया या आसामीज जो टर्म है वो कहीं ना कहीं स्कॉलर्स ने कई सारे जियोग्राफिकल फीचर्स में लगभग अहोम डिनेस्टी से जोड़ते हुए, उसके पहले अगर मैं बात करूँ तो 6th सेंचुरी लगभग से इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ऐड किया जाता है। ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र वैली जो नॉर्थ बंगाल था या कामरूप रीजन जो था, वहाँ पे प्राग ज्योतिषपुर बोला जाता था उसको महाभारत में, और समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शंस में कामरूप है उसके बारे में बात की गई थी। सारे लोग ये जो सारी की सारी बातें मैं बता रहा हूँ संस्कृत से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। उसके अलावा जो बाद में एक्सोम्स ने भी, मतलब एक्सोम वर्ड जो हुआ ये आसामीज लैंग्वेज से प्रेरित होकर के निकला, और आसामीज लैंग्वेज के बारे में जो भी हमको डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जो भी हमको इंस्क्रिप्शंस एपिग्राफी वगैरह की जो चीज़ें हैं वो हमको काफ़ी पुरानी मिलती हैं, 1000-2000 साल तो आराम से मिल जाएंगे आपको पुरानी। ठीक है। तो कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। यूपीएससी में आपसे डायरेक्ट यही पूछेंगे कथा गुरु चरित्र किससे है, फिर जो अभी मैंने आपको और भी चीज़ें बताई जैसे कि आप देख सकते हो गाथा सप्तशती, ये सारी बातें किससे रिलेटेड, फिर मैंने आपको जो उपदेश वगैरह दिया करते थे उन सब के बारे में बात करी। प्री मॉडर्न इंपायर जब आप पढ़ोगे हिस्ट्री के अंदर तो आपको वहाँ पे पाली प्राकृत बंगाली लैंग्वेज का यूज होता हुआ दिख जाएगा, उनके बारे में डिस्क्रिप्शंस आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है। तो कुछ बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। सामर्थ्य सीरीज को फॉलो करिए, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज में चला रहा हूँ, आपको बिल्कुल वन लाइनर सुपर की सीरीज पढ़ा रहा हूँ। इन सब सारी चीज़ों पर आप मुझे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से लेकर के टेलीग्राम, ट्विटर, जहाँ पे भी आप जुड़ना चाहते हैं, लिंक सब प्रोवाइडेड है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच।